हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र सिंह। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया। और मैं आपके लिए लेते आता हूँ अपनी करंट अफेयर की सीरीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर और कल के करंट अफेयर, कुछ पॉइंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपकमिंग एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन्हीं से हम देखते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट। तो आज डेट है आपकी 17 जून 2020। तो आज की हमारी पहली करंट अफेयर है GPAI। GPAI क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत भी शामिल हो गया है। ग्लोबली पार्टनरशिप उसने एक्सेप्ट कर ली है। अब आप बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जैसे हम किसी कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो हमारे कार्य हो जाते हैं। जैसे हम सिंपल वे में समझें, एज ए सिंपल वे, जैसे कैलकुलेटर में आपने 2+2 किया तो 2+2 ही तो किया, यानी आपने उसको इनपुट दिया तो उसने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा ये जाना कि प्लस का मतलब है ऐड करना, सम करना, तो उसने आपको 2+2 करके दे दिया 4। तो यही होती है जब हम इसी टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पर यूज़ करते हैं। बड़े लेवल का मतलब है जैसे कंप्यूटर में यूज़ किया, हमने रोबोटिक बनाए, हमने सैटेलाइट्स बनाए, और जैसे हमने जैसे देखते हैं, हम चले जाते हैं रोज़मर्रा के यूज़ में मेट्रो के पास, तो मेट्रो के दरवाजे स्वतः ही बंद होते हैं, स्वतः ही खुलते हैं, सेंसर्स काम करने लगते हैं। तो ये स्टेजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है कि अब रोबोटों का भी प्रयोग तेज़ी से किया जाना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि कोविड-19 का ये दौर पूरा चल रहा है, तो कोविड-19 में कई रेस्टोरों में रोबोट द्वारा सर्विसेज स्टार्टेज की गई हैं। जैसे चाइना के आप एग्जांपल देख सकते हैं, आप ब्रिटेन में जो रेस्टोरेंट इसके लॉकडाउन के बाद खुले हैं वहाँ भी ये बात चल रही है कि रोबोट द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया जाए रेस्टोरेंट में। तो वही चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। तो ग्लोबली पार्टनरशिप ऑफ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत क्या हो गया है, भारत शामिल हो गया लॉन्च करने के लिए। ठीक है, यानी अगर हम इसका देखें, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, GPAI। अब बात आती है कि भारत लॉन्च करने के लिए कौन कौन से देशों के साथ शामिल हुआ है। अगर हम इसको देखते हैं तो वो देश हैं आपके अमेरिका, वो देश हैं आपकी ब्रिटेन, वो हैं फ्रांस, जर्मनी, कोरिया गणराज्य यानी साउथ कोरिया, जापान, और आपका मैक्सिको, इटली, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत भी जुड़ा है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जैसे अगर हम लिख दें तो आपका अमेरिका, आपका ब्रिटेन, आपका जापान, आपका जर्मनी, आपका फ्रांस, आपका इटली, आपका साउथ कोरिया, सिंगापुर। ठीक है, ये ऐसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना रही हैं, इनमें भारत भी शामिल हो गया है। न्यूजीलैंड ले लो, और आप मैक्सिको ले लो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ले लो, कनाडा ले लो, यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, तो ऐसे देशों के साथ भारत शामिल हो गया। अब GPAI क्या है, अगर हम इसके बारे में देखें तो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक पहल है, यानी इसका एक जिम्मेदारी पूर्ण प्रयोग और मानवीय विकास के लिए प्रयोग करना, यहाँ ध्यान देना, ह्यूमन डेवलपमेंट के विकास के लिए प्रयोग करना है, और एक जिम्मेदारी पूर्ण, क्योंकि इसके बाद इसकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। भागीदारी अगर आप लेते हैं किसी संगठन के साथ जुड़कर, तो इसमें आपकी भागीदारी भी बढ़ जाती है। आप उसमें जुड़ते हैं तो उसके साथ आपको एक पूरा जो उसका
गाइडलाइंस है उसका पालन करना है। और अगर इंटेलिजेंस का आप जो भी प्रयोग करेंगे, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी का, आप न्यूक्लियर एनर्जी से आप न्यूक्लियर से परमाणु बम भी बना सकते हैं, आप न्यूक्लियर से एक एनर्जी भी बना सकते हैं जो आपको एक इको फ्रेंडली एनर्जी देती है। तो उसी के मद्देनज़र इसकी ये गाइडलाइन है, एक बहुहितधारक पहल है जो जिम्मेदारी पूर्ण विकास और मानव के समावेशन और विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास की पहल की बात करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें GPAI ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट स्थित सचिवालय द्वारा, कहाँ पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सचिवालय फ्रांस की राजधानी पेरिस द्वारा ये लाई गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली न्यूज़ पर, तो ये आपका इसमें भागीदारी भारत ने शुरू कर दी है। ठीक, अगर हम अब अपनी अगली न्यूज़ पर बात करें तो हमारी आज की अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ के रूप में हम देखते हैं, भारत रूस में होने वाली विजय दिवस की परेड। यहाँ ध्यान देना, भारत की सेना जो रूस में होने वाली विजय दिवस की परेड में शामिल हो रही है। इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि भारत की तीनों सेनाएं, इंडियन नेवी, नौसेना, थल सेना और एयरफोर्स, तीनों क्या करेंगी, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। यानी नौसेना, थल सेना और वायु, इंडियन एयरफोर्स, तीनों सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। किसमें, रूस के विजय दिवस में, रूस के विजय दिवस में, विजय दिवस परेड में। तो नया क्या है, नया इसमें ये है, बात अगर हम करें विजय दिवस परेड में भारत पहले भी शामिल हुआ है। नया इसमें केवल इतना है कि भारत की तीनों सेनाएं शामिल होंगी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आर्मी। ओके, तो अगर हम बात करें परेड दिवस क्या है, विजय दिवस क्या है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब नाजी सेना हारी, यानी हिटलर की सेना जब हारी, तो रूसियों की जीत हुई। तो उसी दिवस के उपलक्ष्य में 9 मई को विजय दिवस के रूप में मनाता ही है रूसी गवर्नमेंट, और इसमें रूसी प्रेसिडेंट गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं। तो उसी गार्ड ऑफ ऑनर में भारत की सेना भी परेड में शामिल होगी। तो नया इसमें यह है कि भारत की तीनों सेनाएं क्या कर रही हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, अब हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो हमारी आज की अगली खबर है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने एक प्रतिस्पर्धा, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया है। क्या जारी किया है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। कोई भी सूचकांक अगर जारी होता है तो वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सूचकांक जारी किया, तो अगर हम उस सूचकांक की बात करते हैं, कौन सा सूचकांक जारी किया गया है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया है। तो अगर आपको कोई भी, जैसे कोई भी इंडेक्स जारी होता है, तो इंडेक्स में पढ़ने के लिए आपको उस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है, और कौन जारी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण भारत की क्या स्थिति है। और इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप वाले देशों, जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, चीन हुआ, यहाँ पर स्थिति, एशिया पैसिफिक में स्थिति क्या है। और भारत जो नए संगठनों से जुड़ता है, जैसे मान लो ब्रिक्स से जुड़ा, इफ्सा से जुड़ा, तो उन संगठनों में की सम्मिलित देशों की रैंक क्या है। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया। तो इस सूचकांक में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये सूचकांक जारी कौन करता है, तो ये जारी करता ही है सिंगापुर। कौन जारी करता है, सिंगापुर स्थित बिजनेस स्कूल। सिंगापुर और
स्विट्जरलैंड स्थित बिजनेस स्कूल, ठीक है, वो जारी करता है। तो हम जरा रैंक में अगर देखें तो इस रैंक में 2000 प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंक में भारत कहाँ आता है? भारत, तो भारत की रैंक इस वर्ष है 43। कितनी है? भारत की रैंक कितनी है? 43 रैंक है, ठीक। 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? 2019 में भारत की रैंक कितनी है? 43। अगर हम यही बात करें 2017 में और 2018 में, तो भारत की रैंक में थोड़ा ही फ्लक्चुएशन होता है। जैसे 2017 में अगर हम बात करें, ये 19 की हो गई, ये 17 की हो गई, और आपकी यही हम बात करें, सॉरी, ये है आपकी 18 की, 44 रैंक है आपकी 18 की, और 45 रैंक ये कि कब थी? 2017 में, यानी वहीं वेरी कर रहा है। कहाँ कर रहा है? 43, 44, 45। तो 17, 18 और 19, यानी भारत की रैंक में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। अगर हम बात करें कि रैंक के इस तरह कम होने का रीज़न क्या है? कम होने का रीज़न अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात कम होने की है रोजगारों में वृद्धि न होना, एम्प्लॉयमेंट का विकास ना होना, ठीक है, और आपका शिक्षा क्षेत्र में भारत की जीडीपी का बहुत कम योगदान होना, और भारत में दीर्घकाल विदेशी मुद्रा भंडार, समग्र उत्पादकता, ये सारे पैमाने, ये सारे इंडेक्स देखे जाते हैं। तो भारत में एम्प्लॉयमेंट बहुत हाई चलता है, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बहुत कम रहता है जीडीपी का। तो इस कारण भारत की रैंक क्या है? कम है। थोड़ा बहुत सुधार किसके कारण होता है? थोड़ा बहुत सुधार फॉरेन रिजर्व के कारण होता है। अगर हम यही बात करेंगे, सबसे पहली रैंक किस देश की है, दूसरी रैंक किस देश की है? तो सिंगापुर को पहली रैंक फिर से दी गई है। फर्स्ट रैंकर कौन है हमारा? सिंगापुर है। और दूसरी रैंकर की अगर हम बात करें, दूसरा रैंक डेनमार्क है, और तीसरा स्विट्जरलैंड है। सेकंड रैंक डेनमार्क और थर्ड रैंक स्विट्जरलैंड, ठीक। तो ये क्या हैं? कुछ रैंक्स जारी की गई हैं। अगर हम यहाँ पे ही, मैंने आपसे कहा था कि आपको किसी भी इंडेक्स को देखना है तो आपको सबसे पहले भारत की स्थिति, पहली रैंक कौन जारी करता है, और दूसरी बात भारत जिन जिन देशों के संगठन में आता है। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में सबसे बेहतर स्थिति में कौन है? चाइना है, क्योंकि चाइना की रैंक यहाँ पर दी गई है 20। कितनी दी गई है? 20 रैंक, और उसके बाद भारत की ही रैंक आती है, और बाकी ब्रिटेन, आपकी ब्राज़ील, रसिया और साउथ अफ्रीका की रैंक भारत से नीचे है। ओके, ठीक। इसके बाद हम लोग अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है भारत नेपाल संबंध से संबंधित। किससे संबंधित है? भारत नेपाल संबंधों से संबंधित है। तो अगर हम बात करें तो भारत नेपाल में के बीच एक समझौता हुआ है। समझौते में क्या है? समझौते में ये है कि भारत नेपाल में एक यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है, और उस वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग का नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। तो पशुपतिनाथ मंदिर में भारत 2.3 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का। यानी भारत वहाँ पर क्या कर रहा है? पशुपतिनाथ मंदिर के विकास के लिए 3.5 करोड़ रुपए दिए हैं। ओके, इसके बाद हम लोग अपनी अगली न्यूज़ के पास चलते हैं। इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है इकोनॉमी से संबंधित।
तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कुछ रुपए दिए हैं उस ऋण के तौर पर, और ये जो ऋण होते, देखो कोई भी वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, तो ये दीर्घकालिक ऋण देते हैं। ठीक, तो अगर हम इसके लिए बात करें तो AIIB ने, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन लिख देता हूं मैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने भारत के विकास के लिए कितने रुपए अमेरिकी डॉलर्स का ऋण स्वीकृत किया है? तो 750 मिलियन, कितना? 50 मिलियन डॉलर, USD डॉलर, ठीक, का ऋण स्वीकृत किया है। अब इस ऋण का जो खर्च किया जाएगा, ये ऋण जो खर्च होगा वो किया जाएगा कोविड-19 से प्रभावित हुए परिवारों को, यानी जो कोविड-19 के कारण जो मजदूरों की स्थिति, बिलो पॉवर्टी लाइन में मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, ये का अनुमान लगाया जा रहा है। गरीबी का स्तर और जाएगा, बेरोजगारी आएगी, तो उसके कारण जो विकास की धारा में उन्हें पुनः लाने के लिए उन्हें कुछ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, सरकार को वहाँ जाके उन रुपए लगाने पड़ेंगे, उनके विकास के लिए कई योजनाएं लानी पड़ेंगी। तो ये योजना एशियन डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने भारत को इसी के लिए क्या दिया है? 750 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक में क्या हुआ है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक खाता खोला है और उस खाते का नाम है सुरक्षा वेतन। सुरक्षा वेतन, ये जो सुरक्षा वेतन है वो MSME, यानी आपके जो लघु, माइक्रो, मिनी, स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को, उन इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एयरटेल ने एक पैकेज दिया है, बैंक ने, पेमेंट ने, सुरक्षा वेतन, जिसमें आप कैशलेस भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? कैशलेस भुगतान कर सकते हैं। और किसके लिए है ये? MSME के लिए। किसके लिए? MSME के लिए, यानी आपका मिनी, माइक्रो, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है? कैशलेस। और इसमें अगर हम बात करें क्या क्या है, तो इसमें दुर्घटना बीमा भी कवर करता है, और इसमें आपको हॉस्पिटल कैश सुविधा भी दी गई। हॉस्पिटल कैश में बीमा, यानी आपका हेल्थ बीमा भी है, और उसके साथ साथ दुर्घटना बीमा को भी ये कवर करता है। और इसमें जो है आपको कैशलेस सुविधा दी गई है। ठीक है, तो आपके लिए अगर बात की जाए सुरक्षा वेतन स्कीम कौन लाया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने सुरक्षा वेतन शुरू किया है। अगर यही हम बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक क्या है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक RBI द्वारा एक अधिकृत बैंक है। अधिकृत का मतलब है, जैसे मान लो कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए RBI ने एक गाइडलाइन जारी की है। किसी भी संस्था को अगर वो ऑनलाइन में आना चाहती है पेमेंट में, तो उसके लिए गाइडलाइन जारी की, तो उस गाइडलाइन के मॉडल के अनुसार मोबाइल कंपनियां, सुपरमार्केट इत्यादि लोगों की व्यवस्थाओं में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती हैं, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो 2016 में एयरटेल को पेमेंट बैंक के रूप में दर्जा दिया गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भागीदारी, एयरटेल बैंक में भागीदारी किन किन की है? एक तो एयरटेल कंपनी की है, और दूसरी कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसकी है। ठीक है, उसका ज्वाइंट एक सब कंपनी है ये। ठीक, इसके बाद हम लोग अगली बात करते हैं। तो अगली हमारी न्यूज़ है आज से। तो आज जो मनाया जाता है, एक दिवस मनाया जाता है 17 जून को, उस दिवस से संबंधित है। तो आज 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीय
व सूखा रोकथाम दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व मरुस्थली व सूखा रोकथाम दिवस। तो इस दिवस में ये कहा गया है कि लोगों को मरुस्थलीकरण के हानियां बताई जाएं, जिससे वो वनों को अंधाधुंध कटाई कम करें। अगर हम मरुस्थलीकरण की बात करें तो मरुस्थलीकरण कैसे होता है? मरुस्थलीकरण होता है वनों की अंधाधुंध कटाई, आपका अत्यधिक क्षेत्र में सिंचाई करना, ठीक है। जैसे किसी क्षेत्र में सिंचाई के साधन हैं, सिंचाई आदमी अंधाधुंध कर देता है, तो मनुष्य जब अंधाधुंध कर देता है तो वहाँ पर उस भूमि का कटाव हो जाता है, फिर वो उपजाऊ नहीं रहती है, ठीक है। तो ऐसे लोग ना करें, तो उनको जागरूक करने के लिए 1995 को यानी 1995 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव से ये कहा कि 17 जून को मनाया जाए विश्व मरुस्थली सूखा रोकथाम दिवस, जो लोगों को रोकथाम करने, लोगों को जागरूक करने, मरुस्थलीकरण रोकने के लिए क्या किया जाए? प्रयास किया जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कब से प्रारंभ हुआ विश्व मरुस्थली, 1995 से यूएनओ द्वारा शुरू, ठीक। इसके बाद हम लोग अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ जो आई है वो आरबीआई की आई है, और आरबीआई ने ये कहा है कि भारत में कोविड-19 के कारण 5वीं सदी की सबसे बड़ी मंदी आ रही है। कौन सी आ रही है? कोविड-19 के कारण भारत में 5वीं ऐसे लिखो, सदी की 5वीं बड़ी मंदी। ये डाटा जारी किया है आरबीआई ने। किसने जारी किया है? आरबीआई ने। आरबीआई का ये कहना है कि भारत में 1947 से अब तक कितनी मंदी आई? 1947 यानी आज़ादी के बाद से अब तक जो मंदी का अगर हम दौर देखें तो 1958 में आई थी, 1966 में आई थी, 1973 में आई थी, 1966, 1973 और 1980 में। कब कब आई थी? 1980 में, और उसके बाद 2020 में आई है। 1958 में सूखे के भुगतान संतुलन के कारण आई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे किसी चीज़ को खरीदने के लिए विश्व व्यापार में डॉलर की आवश्यकता होती है, तो जब डॉलर आपके पास कम होंगे तो भुगतान संतुलन की स्थिति आ जाती है। भुगतान बैलेंस यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक समस्या पैदा हो जाती है। तो इसलिए प्रत्येक देश ये चाहता है कि हमारा निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे हमारे पास क्या आए? डॉलर आए, ठीक है। तो उस समय क्या था? निर्यात करने के लिए हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं थे, तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आई थी। 1966 में सूखे के कारण आई थी, और 1973 और 1980 में, इसमें देखो अगर हम इसकी बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कारण, इसमें बात करें तो सूखे के कारण, इसमें बात करें तो एनर्जी क्राइसिस था, इसमें बात करें तो ऑयल संकट था। क्या था? ऑयल क्राइसिस। ये भी ऑयल क्राइसिस ही था, ठीक है। और अब जो आई है वो महामारी के कारण आई है, ठीक। तो 5वीं सबसे बड़ी आज़ादी के बाद की मंदी के बारे में आरबीआई ने आज डेटा जारी किया है, ठीक है। और जिसके कारण होगा क्या? जिसके कारण भारत की जीडीपी 5 से 6.5% तक नीचे गिर जाएगी। कितनी? 5 से, जिसके कारण होगा क्या? जिसके कारण जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा 5 से 6.8% की गिरावट हो जाएगी। क्या आ जाएगी? 6.8% की गिरावट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक UNCTAD, अगली न्यूज़ पर चलें हम। UN टैग्ड
UNTAD की विश्व रिपोर्ट जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में भारत में देखो, ये जो रिपोर्ट जारी की करता है संस्था, ये FDI के अकॉर्डिंग करता है। तो ये कहा गया है कि भारत में FDI के अकॉर्डिंग करता है। तो ये बताया गया है कि भारत में 2019 में यानी 2019 में, पिछले वर्ष, विश्व की 9वां सबसे बड़ा FDI आकर्षित करने वाला देश रहा। कौन सा रहा? 9वां। कौन? भारत। ठीक है। और सबसे बड़ा अगर हम बात करें 2019 में सबसे ज़्यादा FDI आई है, फर्स्ट नंबर पर FDI कौन आकर्षित करने में रहा है? USA। लेकिन फिर भी 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, 1 ट्रिलियन की FDI को प्राप्त करने में इसे बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 के कारण वैश्विक में FDI में कमी आएगी 40% की, और भारत में इसकी लगभग इसी के बराबर कमी आएगी। ओके। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ एनवायरनमेंट से संबंधित, आपकी वन धन योजना यानी वन धन योजना, ये क्या है? भारत सरकार की एक पहल है, यानी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा वनों की उत्पादन और वन जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में लाना। समझना ध्यान से इस बात को। यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी ट्राइफेड द्वारा ये जारी की गई है। किस द्वारा? ट्राइफेड द्वारा जारी की गई है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके द्वारा बताया गया और ये कहा गया है कि 18,000 स्वयं सहायता समूह से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 50,000 स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। और इस योजना में होगा क्या? इस योजना में 10 लाख से अधिक आदिवासियों को जोड़ा जाएगा, और जो वनोत्पादन के उपजों को आसानी से जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाए बिना उनमें आमूल क्रांति की जाए। ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो इसके अंतर्गत धन विकास कार्यक्रम 15 लाख रुपए का आवंटन इसमें आवंटित किए गए हैं। 15 लाख रुपए का आवंटन किया गया है, और लगभग 25% से 30% इसका कार्य संचालित हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा एक और न्यूज आई है सिप्री की। तो सिप्री एक संस्था है अमेरिकन, तो उसने ये कहा है कि भारत, पाकिस्तान और चाइना अपना परमाणु जखीरा बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि विश्व की सबसे ज़्यादा परमाणु एटॉमिक हथियार केवल 2 देशों के पास हैं, एक आपका USA और दूसरा USSR। यानी विश्व के जितना भी परमाणु हथियार हैं, एटम बम हैं, उसका 90% इन्हीं 2 देशों में बटा हुआ है। किसमें? अमेरिका और रूसों के पास ही है, रूस के ही पास है। और भारत के बारे में ये कहा गया है कि भारत भी अपना परमाणु जखीरा बढ़ा रहा है, और उधर चाइना और अमेरिका भी पाकिस्तान भी बढ़ा रहे हैं। और अगर भारत का इन दोनों की अपेक्षा अभी कम ही है। हालांकि भारत का जो परमाणु हथियार जखीरा है वो इन दोनों देशों की अपेक्षा कम ही है। ठीक है। और इसके अलावा एक और है महत्वपूर्ण न्यूज़, विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने वाली है, रूस, चीन और इंडिया की एक विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग। ठीक। तो ये आज का करंट रहा आज का। और आपका इसको PDF पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को शेयर किए और कमेंट करिए, क्योंकि जिससे हमें ये लगे कि हम जो आपके लिए कर रहे हैं उसका हमें क्या सुधार होना चाहिए, और किस प्रकार इसको और हम अच्छी तरह आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ओके दोस्तों, तो आज के करंट में इतना ही। कल मिलते हैं। थैंक यू।